नमस्कार मित्रों, गोलचक्र की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग बैंकिंग वाला टॉपिक देख रहे हैं और बैंकिंग वाला टॉपिक पिछले वाले वीडियो आप देखने के बाद ही ये वाला क्लास देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पिछले वाले क्लासेस में हमने जो है मॉनेटरी पॉलिसी को पूरी तरह डिस्कस किया है और मॉनेटरी पॉलिसी में बताया कि साहब एक मात्रात्मक उपकरण होता है और दूसरा गुणात्मक उपकरण होता है जिसके माध्यम से आरबीआई मुद्रास्फीति तथा वित्तीय स्थिरता को बनाए रखती है और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने या अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने का काम करती है। ठीक है, फिलहाल आज बारी है बड़े ही इंपॉर्टेंट कुछ जो है रेट छूट गए थे तो उनको जो है सारा कुछ कवर कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि किसी प्रकार का कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। भले ही वीडियो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लेना पड़े, क्लास ज़्यादा लेना पड़े, लेकिन कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज मैं नहीं करूंगा। सारा कुछ कंटेंट आपको डिलीवर करूंगा। ठीक है, तो पहला आपका है इसमें प्रधान उधार दर। ये क्या होता है? पीएलआर, जिसको हम प्राइम लेंडिंग रेट कहते हैं। तो जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, ये वाणिज्यिक, देखिए आप उधार कहाँ लेने जाते हैं? वाणिज्यिक बैंक से ही उधार लेने जाते हैं ना। तो वाणिज्यिक बैंक, ये नाम का कोई व्यक्ति है, वाणिज्यिक बैंक के पास गया उधार लेने के लिए, तो वाणिज्यिक बैंक जिस रेट पे ए नाम के व्यक्ति को उधार देगा या ऋण देगा, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रधान उधार दर। एक बार और सुनना जरा। कह रहा है कि प्रधान उधार दर वह दर है जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देते हैं। क्या कहलाता है? पीएलआर, प्राइम लेंडिंग रेट कहलाता है। ठीक है, आधार दर, बेस रेट, इसको देखना क्या है। अब देखना एकदम थोड़ा थोड़ा माइन्यूट अंतर है, तो आराम आराम से देखते हुए चलते हैं। ये जो बेस रेट है इसको दीपक मोहंती समिति की सिफारिशों के आधार पर 2010 में लागू किया गया था ताकि बैंकों में स्वस्थ प्रतियोगिता सुनिश्चित की जा सके। अब समझना बात कि जैसे हमने कहा कि साहब वाणिज्यिक बैंक जिस दर पे ग्राहकों को ऋण दें उसको प्रधान उधार दर, लेकिन एक सीमा होती है जिससे नीचे बैंक, वाणिज्यिक बैंक ग्राहकों को ऋण नहीं देते हैं। जो एकदम निचली सीमा होती है, नीचे की सीमा, कि इससे नीचे वाणिज्यिक बैंक अपना प्रधान उधार दर नहीं रखेंगे, इससे ऊपर ही रखेंगे। ये जो निचली रेट होती है इसी को हम बेस रेट या आधार दर कहते हैं। ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि आधार दर वह दर है जिसके नीचे बैंक अपने प्रधान उधार दर नहीं दे सकता। ठीक है ना, मतलब कि इससे ऊपर ही प्रधान उधार दर रहती है। ये जो सबसे निचला रेट रहता है, इससे नीचे जो है ब्याज दर, मतलब कि ऋण नहीं दिया जाता, तो इसी को हम आधार दर कहते हैं। अब समझना जरा, नोट में कह रहा है कि 2010 के बाद बैंक अपना आधार दर खुद तय करते हैं, इसलिए अलग अलग बैंकों की आधार दर उनकी ऑपरेशनल लागत के अनुसार अलग अलग होती है। बैंक अपनी आधार दर से कम पर लोन नहीं दे सकते। यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई हर बैंक की अपनी ऑपरेशनल लागत अलग अलग होती है। कोई ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं, कोई शहरी क्षेत्र में होते हैं, कोई बिजनेस वाले क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं, तो कोई एकदम रूरल क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं। तो उनकी ऑपरेशनल लागत अलग अलग होती है और उसी के अनुसार वो क्या करते हैं? तय करते हैं अपना आधार दर तय करते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा कि प्रधान उधार दर और आधार दर में क्या डिफरेंसेस है। तो ए है आपका। आगे चलते हैं। यहाँ पे देर देखना MCLR, इसकी अवधारणा यहां से लेकर के जो है आपके यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, इसको कहते हैं सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर। MCLR को लेकर के क्वेश्चन यूपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो हमको बहुत अच्छे से एकदम पूरा सचेत होकर देखना है। अब सुनना जरा कि 2010 में जारी किया गया आधार दर, जो हमने बताया कि भैया बेस रेट की इससे नीचे वाणिज्यिक बैंक ऋण नहीं देते हैं, तो बेस रेट के स्थान पर 1 अप्रैल 2016 को MCLR को लागू किया गया। तो सबसे पहले आपने क्या देखा था? प्रधान उधार दर, उसके बाद आधार दर, उसके बाद आपने बेस रेट देखा। ठीक है ना, प्रधान उधार दर देखा, फिर बेस रेट देखा, फिर कह रहा है कि साहब 2010 में जो बेस रेट लाया गया था, अब उसी के स्थान पर 1 अप्रैल 2016 को क्या लागू कर दिया गया? MCLR लागू कर दिया गया, मतलब सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर को लागू कर दिया गया। ठीक है ना। अब यहाँ भी जरा देखना ये कि जो MCLR होता है ये ब्याज दरों के निर्धारण में मददगार होता है। ब्याज दरों के निर्धारण में मददगार होता है, मौद्रिक नीति को लागू करने में प्रभावशाली होता है। क्या है ये? इसको जरा देखना। एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया था। ठीक है, और यहां पूछा गया था कब लागू किया गया। तो MCLR वह न्यूनतम दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को क्या देते हैं? ऋण देते हैं। वही क्या कहलाता है? MCLR कहलाता है। ठीक है ना। अब सुनना जरा, यहां पे और चेंजिंग फिर हो रही है कि अक्टूबर 2019 में जनक राज समिति आती है। देखिए, मैं सारा चीज एकदम अपडेट करके आपको जो है क्रोनोलॉजी के साथ पढ़ाने की
पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि अगर कोई भी क्रोनोलॉजी पूछे तो आसानी से आप उसको समझ सकें और कर सके क्वेश्चन को। तो अक्टूबर 2019 में जब जनक राज्य समिति की सिफारिशें आई तो उसी के आधार पर, इसी जनक राज्य समिति की सिफारिश के आधार पर MCLR का स्थान एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट ने ले लिया। ठीक है ना। तो अब सुनिएगा जरा, पहले आपका प्रधान उधार दर आता है, बेस रेट आता है, फिर MCLR आता है। अब बोल रहा है कि साहब 2019 में MCLR का स्थान एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट ने ले लिया। ठीक है, आते हैं देखते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। जरा देखना, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, इसे अक्टूबर 2019 में जनक राज्य समिति के सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया। इसके अंतर्गत PLR प्राइम लेंडिंग रेट, जो प्रधान उधार दर था, के निर्धारण में बाह्य कारकों को आधार बनाया जाता है। ठीक है ना। बाह्य कारक मतलब कि उत्पादन गतिविधि क्या हुई, मुद्रास्फीति क्या है, ठीक है ना, निर्यात स्तर क्या है, आयात स्तर क्या है, ये सब सारा चीज जो है ध्यान में रख करके जो है और फिर हम PLR तय करते हैं। एक किसके माध्यम से, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट के माध्यम से। अब सुना जरा नोट में क्या लिखा गया है। कह रहा कि साहब एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट की व्यवस्था को फ्लोटिंग रेट लोन पर लागू किया जाता है। मतलब कि जहां ब्याज दरें स्थिर नहीं होती हैं वहीं पर इसका जो है एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट का प्रयोग किया जाता है। अब सुनना जरा, हमने पढ़ा क्या अब तक, जो अभी आज का क्लास है उसमें हमने सबसे पहले साहब पढ़ा कि जो है PLR प्राइम लेंडिंग रेट, जो प्रधान उधार दर होता है। कोई हरी मटर बेच रहा है, ठीक है, वो भी अर्थव्यवस्था का एक पार्ट ही है। अब सुनना जरा, यहां पर क्या है कि जो हमने PLR बताया, वहां पर वाणिज्यिक बैंक जब अपने ग्राहकों को जिस दर पे ऋण दें उसको PLR। हमने बताया कि साहब बेस रेट वह होता है जिससे नीचे जो है आप वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण नहीं देते हैं। 2010 में इसको लागू किया गया। फिर हमने बताया कि साहब जो 2016 में MCLR लाया गया वो बेस रेट के स्थान पर लाया गया। तो 2016 में लाया गया MCLR बेस रेट का स्थान ले लेता है। ठीक है ना। यहाँ पे अब जो है 2019 में जो कौन सी समिति थी, जनक राज्य समिति, तो जनक राज्य समिति की सिफारिश के आधार पर MCLR के स्थान पर एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है ना। हालांकि इसका प्रयोग जो है ज्यादातर जो है फ्लोटिंग रेट के संदर्भ में किया जाता है, जहां ब्याज दरें स्थिर नहीं होती हैं। अब देखना जरा, जो MCLR है और एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, इसका जो है प्रयोग कहां किया जाता है, प्रधान उधार दर के निर्धारण में मददगार होते हैं। तो यहां से जो क्वेश्चन आया है अब आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आते हैं नेक्स्ट पे, जरा देखना कुछ अन्य जो दरें हैं, जैसे टीजर रेट है, विभेदात्मक ब्याज दर है जिसको हम DRI कहते हैं, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम, और एक है बाजार स्थिरीकरण योजना। ठीक है। तो यहां पर टीजर रेट भी पूछा गया है और DRI भी पूछा गया है। तो सारे कुछ को अच्छे से डिटेल से देख लेते हैं ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए तो समस्या ना पैदा हो। टीजर रेट क्या होता है, जब वाणिज्यिक बैंक क्या करते हैं कि जब मंदी की अवस्था होती है, अर्थव्यवस्था थोड़ा सा डाउनफॉल की स्थिति में रहती है, तो मांग को बढ़ाने के लिए ये क्या करते हैं, अपने ब्याज दर को एकदम कम कर देते हैं ताकि लोग, ग्राहक आकर्षित हों, ताकि जो है ऋण लेने वाले आकर्षित हों, और बाद में क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। ठीक है, ताकि इनके आंसू निकल जाए। तो उसी को जो है टीजर रेट कहते हैं। अब समझना जरा, कह रहा है कि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए शुरुआत में वसूल की जाने वाली निम्न ब्याज दर, शुरू में ये निम्न ब्याज दर लेते हैं, हालांकि बाद में क्षतिपूर्ति के लिए क्या कर देते हैं, ब्याज दर को बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो ये टीजर रेट पूछा गया है। अमेरिकी महामंदी में 2008-9 में इसका जो है प्रयोग किया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है UPSC में। ठीक है। अब यहां पे देखना जरा, DRI डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम क्या है। 1972 में इसको जो है DRI को प्रारंभ किया गया एक योजना के रूप में। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य इसका यही था कि बैंकों को यह निर्देश दिया गया कि वह अपने समग्र ऋण का कम से कम 1%, जैसे ऋण वो 100% देते हैं, मान लीजिए 100 रुपया देते हैं, तो 1 रुपया मिनिमम क्या करें, वो जो है निर्धन व्यक्तियों या निम्न आय परिवारों को जो है दें। मिनिमम कितने % ब्याज पे, तो 4% ब्याज पे। ठीक है ना। अब देने के तो जो है कम से कम 50-60 लाख रुपया ऋण देते होंगे, और देते होंगे करोड़ों रुपया ऋण देते होंगे, तो उसका जो है 1% मतलब कि जो है ठीक ठाक पैसा हो जाएगा ना। तो कह रहे हैं कि भैया निर्धन परिवारों और निर्धन व्यक्तियों को दें, मिनिमम कितने रेट पे, वो 4% रेट पे दें। ठीक है। अब जरा समझना, कह रहा है कि 1992 में इस योजना के लक्ष्य को पाने के लिए स्वयं सहायता समूह बैंक संपर्क कार्यक्रम योजना लाई गई, ताकि ये जो समावेशिता, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा सके। तो विभेदात्मक ब्याज दर क्या है, कब लाई गई, 1972 में लाई गई।
ठीक है। उद्देश्य क्या था कि जो ग्रामीण परिवार के लोग हैं या फिर सॉरी जो निर्धन परिवार के लोग हैं, कम आय वाले लोग हैं, उनके तहत उनको जो है ब्याज दर, निम्न ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जा सके। मिनिमम कितना रखा गया कि जो है 1% आपको देना है। कितने परसेंट ब्याज पे? 4% ब्याज पे। ठीक है। 1992 में थोड़ा सा इसमें कुछ और जो है इनहेंस किया गया, स्वयं सहायता समूह बैंक संपर्क कार्यक्रम योजना लाई गई ताकि जो है इसके लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तो ये तो डीआरआई हुआ। आते हैं बाजार स्थिरीकरण योजना, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मौद्रिक प्रबंधन के लिए 2004 में इसको प्रारंभ किया गया। ये पूछता है ना कि कब प्रारंभ किया गया, इसका उद्देश्य क्या था, तो मॉनेटरी पॉलिसी के जो है मैनेजमेंट के लिए इसको लाया गया था। जैसे क्या होता है कि विदेशी मुद्रा अगर बढ़ जाए मार्केट में, ठीक है ना, इंडियन डायस्पोरा है। अब इंडियन डायस्पोरा समस्या क्या है कि देखिए इतने समय 91 रुपया $1 के बराबर हो गया है। इंडियन डायस्पोरा डॉलर भेजा अपने परिवार में, तो डॉलर तो ज्यादा आ रहा है इंडिया में, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। उस स्थिति में जब वो पैसे में कन्वर्ट करेंगे ना, तो मार्केट में पैसे ज्यादा हो जाएंगे, और मार्केट में पैसे जब ज्यादा हो जाएंगे तो इसी तरलता जब ज्यादा हो जाएगी, तो इसी तरलता को जो है अवशोषित करने के लिए बाजार स्थिरीकरण योजना लाई गई, और प्रतिभूतियों वगैरह के माध्यम से आरबीआई या वाणिज्यिक बैंक या सरकार क्या करती है, वो पैसे को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसी को हम बाजार स्थिरीकरण योजना कहते हैं। तो ये आपका जो है जितना भी रेट था हमने सारा कुछ कंप्लीट कर दिया है। अब बैंकों का वर्गीकरण आएगा तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, या फिर कल देखते हैं, इसको देख ही लेते हैं। भारत में बैंकिंग प्रणाली की संरचना। अब देखना जरा, इसको 3 भागों में हम डिवाइड किए हैं। एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, दूसरा अनुसूचित सहकारी बैंक, और तीसरा है भारतीय वित्तीय संस्थान। ठीक है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जो हैं उनमें 4 पार्ट हम किए हैं। पहला सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, फिर निजी क्षेत्र के बैंक जो भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक हैं, फिर निजी क्षेत्र के जो विदेशी बैंक हैं उनको, फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भाई ये पूरा डिटेल से क्लास चलेगा, ठीक है ना। फिर अनुसूचित सहकारी बैंक, नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेशन बैंक लिमिटेड। इसके तहत देखिए, एक तो ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाएं होती हैं और दूसरा सहकारी बैंक होते हैं, शहरी सहकारी बैंक। ठीक है। अब जो ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाएं हैं उसमें जो है 5 प्रकार से आप देख सकते हैं। एक है राज्य सहकारी बैंक, दूसरा है जिला मध्य सहकारी बैंक, तीसरा है प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, इसको कृषि ऋण समितियां कर लीजिएगा। फिर चौथा है राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, पांचवा है प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो ये हमने जो है सहकारी बैंक को जो है डिवाइड किया है। हर सारा कुछ जो है डिटेल से देखेंगे। फिर सभी भारतीय वित्तीय संस्थान, सिडबी, नाबार्ड, आईडीबीआई, एक्जिम बैंक। ठीक है। ये सारा कुछ जो है हम लोग देखने वाले हैं। अभी तो ड्राफ्टिंग के माध्यम से मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं कि इसका वर्गीकरण कैसे है, किन किन पार्टों में, और ताकि जो है आप समझ सकें कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत, अनुसूचित सहकारी बैंक के अंतर्गत क्या है, और जो है वित्तीय भारतीय वित्तीय संस्थान के अंतर्गत क्या है। ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। हमने कहा कि साहब जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं, अभी तो बताया नहीं, समझ लीजिए इसको, कि एक हमने बताया था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, तो इसकी जो दूसरी अनुसूची होती है उसी में सूचीबद्ध होते हैं। कौन? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। इन वाणिज्यिक बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत रेगुलेट किया जाता है या विनियमित किया जाता है। तो पहला चीज कि आरबीआई एक्ट 1934 के जो दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध होंगे उनको क्या कहा जाएगा? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाएगा। और किसके तहत रेगुलेट होते हैं? वह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत रेगुलेट होते हैं। ठीक है ना। मान्यता क्या होती है कि वाणिज्यिक बैंकों की? पहला कि इनके पास जो चुकता पूंजी हो, ठीक है ना, पेड अप मनी जिसे हम कहते हैं। फिर संचित कोष, इनका जो रिजर्व कोष है का कुल मूल्य कम से कम कितना होना चाहिए? 5 लाख रुपया होना चाहिए। ये सोच रहे होंगे कि ये तो काफी कम है, इतने समय 500 करोड़ रुपया तो हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये आरबीआई के पुराने मानदंड है, इसको चेंज नहीं किया गया है, इसलिए हमने एज इट इज आरबीआई से लेकर के उतार दिया है, ठीक है ना। फिर जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा, तो ये कुछ मानदंड होने चाहिए। हालांकि भारत में वाणिज्यिक बैंकों को 5 समूहों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? एक तो एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा राष्ट्रीयकृत बैंक, तीसरा भारतीय निजी बैंक, चौथा निजी क्षेत्र के विदेशी बैंक, और पांचवा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब एक एक करके कल से जो है एसबीआई हम स्टार्ट करेंगे और पूरा डिटेल से देखेंगे एसबीआई के बैकग्राउंड को, और साथ ही साथ एसबीआई
कि क्या वर्तमान स्थिति है, सिचुएशन है, ये सब सारा कुछ। ठीक है ना, कल मिलते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।